जैसा कि आप पीछे हमारे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस आने वाला है। एक ही दिन बाकी है तो उत्साह पूरे देश में दिखाई दे रहा है। देश भर में स्वतंत्रता दिवस का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। 78वें स्वतंत्रता दिवस की सालगिरह से पहले पूरा देश तिरंगामय हो चुका है। देशभक्ति की भावना से भरे ऐसे जोशीले माहौल के बीच में तमिलनाडु के सुलूर में भारत समेत दुनिया भर के लड़ाकू विमानों ने हैरतअंगेज करतब दिखाए हैं। भारत समेत 30 से ज्यादा देशों की वायुसेना ने हवाई अभ्यास को अंजाम दिया है, जिसमें देसी तेजस के साथ साथ विदेशी लड़ाकू विमान भी शामिल हुए। पहला चरण हुआ, उसके समापन के बाद अब इंतजार दूसरे चरण के अभ्यास का है, जो कि 29 अगस्त से 14 सितंबर तक जोधपुर में होगा। दक्षिण भारत के आसमान में भारतीय वायुसेना के जाबाजों ने कुछ इस तरह अपना दमखम दिखाया। जब ये लड़ाकू विमान तेजी से एक दूसरे के बेहद करीब आए तो सभी हैरान रह गए। दरअसल तमिलनाडु के सुलूर में संयुक्त एयर एक्सरसाइज का आयोजन हुआ। इसका नाम तरंग शक्ति रखा गया था। इस युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के LCA तेजस, मिराज और राफेल जैसे लड़ाकू विमानों ने भी हिस्सा लिया। ये वो मौका है जब भारतीय वायुसेना दुनिया की श्रेष्ठतम वायुसेनाओं के साथ कमाल का तालमेल दिखा रही है, साथ ही आत्मनिर्भरता का लोहा भी मनवा रही है। इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अभ्यास के पहले चरण में जर्मनी, स्पेन, बांग्लादेश और फ्रांस समेत 30 से ज्यादा देश पहुंचे। विदेशी मेहमान इसके सफल आयोजन से बेहद उत्साहित नजर आए। Learning about a lot of our friends from the Indian Air Force. We are learning, we are sharing experiences. वहां इस मौके पर DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हथियारों की प्रदर्शनी भी लगाई, जिसमें मेक इन इंडिया हथियारों की बड़ी झलक नजर आई। तरंग शक्ति में दुनिया भर की सर्वश्रेष्ठ वायुसेनाएं आई हैं, लेकिन ये मौका है भारत की आत्मनिर्भरता की शक्ति को दिखाने का भी। आप देख सकते हैं जिस एग्जीबिशन में हम इस वक्त मौजूद हैं, वहां पे तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म्स, तमाम ऐसे ड्रोन्स, तमाम ऐसे इक्विपमेंट्स रखे गए हैं जो भारत में बनाए जा रहे हैं, भारत की आत्मनिर्भरता का परिचय दे रहे हैं। और तरंग शक्ति जैसी मल्टीलेटरल एक्सरसाइज में जब दुनिया भर की वायुसेनाओं के कमांडर्स आते हैं, पायलट्स आते हैं, तो वो ये सब कुछ देखते हैं और भारत के लिए ये मौका होता है, एक अवसर होता है भारत में निर्मित इन जहाज़ों और भी प्लेटफॉर्म्स को एक बेहतर बाजार मिलने का दुनिया भर में। तरंग शक्ति के सफल समापन के बाद वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने कहा कि भारतीय वायुसेना हर साल इस बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास की मेजबानी करेगी। भारत को लेके जो हम I use one English word, जो epitome of our success story is the LCA तेजस। और इस तरह की एक्सरसाइज में तेजस ने बहुत महत्वपूर्ण भाग निभाया है इसमें, और अपनी कैपेबिलिटी, क्षमता को बहुत अच्छी तरह से दर्शाया इस एक्सरसाइज में। और आने वाले दिनों में हम इस जहाज को विदेश में भी ले जाएंगे एक्सरसाइज करने के लिए, और धीरे धीरे हमारे, जैसे मैंने कहा, टैक्टिक्स, टेक्निक्स, प्रोसीजर्स बढ़ते रहेंगे इस जहाज को लेके, एंड वी विल बी एबल टू एक्सप्लॉइट इट टू इट्स फुलेस्ट कैपेबिलिटी। अब इस अभ्यास का दूसरा चरण 29 अगस्त से 14 सितंबर तक जोधपुर में आयोजित किया जाएगा। इसमें अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों की वायुसेनाएं शामिल होंगी। यकीनन इसका सफल आयोजन दुनिया में भारत की धमक को भी दिखाता है। सुलूर से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। स्वतंत्रता दिवस पे सुरक्षा के मद्देनजर BSF हाई अलर्ट पे है। क्या रात क्या दिन, चाहे कोई भी मौसम हो, BSF की महिला और पुरुष जवान मोर्चे पे डटे हुए हैं। साथ ही देशवासियों को संदेश भी दे रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं, हम हैं ना।
कल स्वतंत्रता दिवस है और कोई सुरक्षा में सेंध न लगा पाए, इसीलिए बीएसएफ के जवान देश की सीमाओं पर अलर्ट पर है। अखनूर में बीएसएफ की महिला जवान न दिन देख रही हैं, न तो रात, वो सिर्फ ड्यूटी निभा रही हैं। इस वक्त इन सब के जहन में बस एक ही बात है कि सुरक्षा से कोई समझौता न हो, इसीलिए इलाके में पेट्रोलिंग जारी है। सर, हम यहाँ पर ड्यूटी करते हैं, रोज पेट्रोलिंग होती है यहाँ पर। महिला सशस्त्रीकरण यहाँ पर जरूर करती हैं पेट्रोलिंग, और जब तक हम हैं तब तक देश को डरने की जरूरत नहीं है। हम ड्यूटी एक्टिव कर रहे हैं। देखिए, हमारा ट्रेनिंग पीरियड होता है जो कि 1 से 1.5 साल का होता है। उस ट्रेनिंग में हमें सिर्फ यही सिखाया जाता है कि हमारी जो सफरिंग पावर है वो कितनी होनी चाहिए, कि कोई भी यहाँ पर कुछ भी आए, कोई भी, चाहे बारिश का मौसम है चाहे सर्दी है, हमारे देश की सुरक्षा सबसे पहले है। हमारे बीएसएफ का एक मोटो है, ड्यूटी अनटू डेथ, जो कि हमारे जीवन से भी बढ़ के अगर कुछ भी इम्पोर्टेंट रखता है तो वो है हमारी देश की सुरक्षा। तो धूप है या कुछ भी है, वो सब चीजें हमारी देश की सुरक्षा के आगे कुछ भी मायने नहीं रखती। देशभक्त के रंग में सराबोर महिला जवान अपने कर्तव्य पथ पर देशभक्ति गीत भी गुनगुना रही हैं, ताकि जज्बा बरकरार रहे। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन। महिला जवान तो देशभक्ति का जज्बा लिए डटी हैं, तो वहीं बीएसएफ की वाटर विंग भी चेनाब नदी में पेट्रोलिंग में जुटी है। पावरफुल बोट्स के जरिए जवान पेट्रोलिंग के लिए एक्टिव हैं। चेनाब नदी बारिश के मौसम में लबालब है, ऐसे में विपरीत परिस्थितियों में भी ये जवान अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। लेकिन स्वतंत्रता दिवस सामने है तो जवान हाई अलर्ट पर हैं, रात दिन नहीं देख रहे हैं। सबकी मंशा एक ही है कि सुरक्षा में कोई चूक न रह जाए। मैं सबसे पहले सर, मैं भारतवासी होने पर मुझे गर्व है कि मैं भारत की वासी हूं, और ये सारे देशवासियों के सर मैं ये देना चाहता हूं कि आप बीएसएफ के सुरक्षा में हो, और बीएसएफ में सर बीएसएफ आपकी सुरक्षा कर रही है। आप लोग आराम से चैन से जैसे भी हैं अपने फैमिली के साथ रहें, और बीएसएफ सर बॉर्डर पे आपकी सुरक्षा कर रही है। वहीं विपरीत परिस्थितियों में सरहद की सड़कों को बनाने और यातायात चालू रखने में अहम भूमिका निभाने वाले सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ के जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए 65 साल के बुजुर्ग कुमार अजवाणी ने बीड़ा उठाया। उन्होंने मनाली से लेह तक दौड़कर अपनी वीर कदम दौड़ पूरी की। बहुत अच्छा रहा सर, बहुत ही अच्छा रहा, और इन 400 किलोमीटर में जो बीआरओ ने काम किया है, सो गुड। I think every Indian should come here, visit and see the work. So, बहुत ही बढ़िया काम किया। अजवाणी ने 4 अगस्त को ये दौड़ मनाली से शुरू की थी। उनकी इस वीर कदम दौड़ का उद्देश्य लोगों को सीमा सड़क संगठन के कार्यों के प्रति जागरूक करना था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो बीएसएफ में किसी जवान की तरह ही अहम भूमिका होती है डॉग स्क्वाड की भी। किसी जवान की तरह ही डॉग को विशेष ट्रेनिंग के बाद स्पेशल डॉग स्क्वाड में शामिल किया जाता है। आतंकियों से लेकर नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम देना हो या विस्फोटक का ड्रग्स को बरामद करना, ये ट्रेन डॉग्स हर तरह की भूमिका को निभाने में सक्षम होते हैं। और तो और किसी सैनिक की तरह ही इन्हें रैंक दी जाती है और वीरता पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता है। हमारे सहयोगी अनस जुबैर बता रहे हैं कि बीएसएफ के इन्हीं डॉग्स की काबिलियत कैसी है। और ये सही पकड़ा, स्वान ओलाना द्वारा आगे स्वान कुर्सी और तेजी के साथ ऑब्स्टेकल को पार करते हुए। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो एक डॉग शो है जो सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कंडक्ट करा रहा है। लैब्राडोर हैं, जर्मन शेफर्ड हैं। कहते हैं कि कुत्ता इंसान का सबसे वफादार दोस्त होता है। वफादारी की कोई मिसाल अगर कोई जानवर पेश करता है तो वो कुत्ता पेश करता है। और जब वो सीमा सुरक्षा बल के ट्रेंड हैंडलर्स के साथ आते हैं
तो ऐसे ऐसे ऑपरेशंस में, ऐसे ऐसे एक्टिविटीज में इनकी हेल्प करते हैं, जो अपने आप में एक मिसाल होती है। आइए हम आपको दिखाते हैं पूरा शो। चौकस निगाहें, सूंघने की अद्भुत क्षमता, बहुत सुंदर शान जियो द्वारा गजब की फुर्ती पार करते हुए और हर बाधा को पार करने की काबिलियत। ये वो हुनर है जो इन डॉग्स को सुरक्षा बलों का सबसे भरोसेमंद साथी बना देते हैं। भुज में सीमा सुरक्षा बल के हेडक्वार्टर पर इन डॉग्स ने अपनी इन्हीं क्षमताओं का प्रदर्शन किया। इस डॉग शो में जब ये डॉग्स अपने ट्रेनर्स के साथ पहुंचे तो इनकी हर चाल में अनुशासन की झलक थी। कार्यक्रम की शुरुआत में जब एक ट्रेन डॉग ने मुख्य अतिथि को फूलों का गुलदस्ता भेंट किया तो उसके इस खूबसूरत अंदाज ने सबका दिल जीत लिया। इस शो में सीमा सुरक्षा बल के श्वान दस्ते में शामिल कई नस्ल के डॉग्स मौजूद थे। लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड के साथ साथ इंडियन ब्रीड मूधल हाउंड का एक डॉग भी इस दस्ते में बेहद अहम किरदार निभा रहा है। इन डॉग्स को बीएसएफ का सिपह सालार बनाने के लिए कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना होता है। कई महीनों तक चलने वाली इस ट्रेनिंग के दौरान ही हर डॉग का अपने हैंडलर के साथ एक अटूट रिश्ता बन जाता है। ये रिश्ता मुश्किल से मुश्किल हालात में एक दूसरे की मदद के भरोसे का होता है। बीएसएफ के श्वान दस्ते के शामा ने अपने हैंडलर के साथ बेहतरीन तालमेल वाली इस कदम ताल से इसी अटूट रिश्ते की झलक पेश की। मिल रहा है किस प्रकार श्वान लेग क्रॉस कर रहा है। बीएसएफ की ट्रेनिंग इन डॉग्स को हर बाधा को पार करने के लिए तैयार कर देती है। एक हैंडलर अपने डॉग की डाइट, ट्रेनिंग, स्वास्थ्य और फुर्ती का पूरा ख्याल रखता है। इस डॉग शो में भी इन डॉग्स ने अपनी फुर्ती और ताकत का अद्भुत प्रदर्शन किया। मुश्किलें चाहे जितनी भी बड़ी हों, ये डॉग किसी भी हालात में अपने हैंडलर के साथ बनी रहना जानते हैं। ट्रेन डॉग्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है हम आपको बताते हैं। एंटी टेरर ऑपरेशंस में इस्तेमाल होता है। सीमा पर अगर आतंकवादी हैं, वहाँ पर छुपे हुए हैं तो उनको ढूंढने में उनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा काउंटर इंसर्जेंसी में होता है। इसके अलावा नारकोटिक्स की जो टीम होती है, जिनको ड्रग्स पकड़ना होता है, उनमें भी ये ट्रेन डॉग्स बहुत फायदेमंद साबित होते हैं। दुश्मनों के नापाक इरादों को नाकाम करना हो या फिर सीमा पर तस्करी की साजिश का पर्दाफाश करना, ये डॉग्स देश की सुरक्षा से जुड़े हर काम में एक्सपर्ट हैं। की कार्रवाई, ये डॉग्स किसी भी सामान में छिपे विस्फोटक को सूंघकर पहचान लेते हैं। कुदरत ने इन्हें सूंघने की अद्भुत क्षमता दी है और बीएसएफ इनकी इसी काबिलियत को देश की सुरक्षा में इस्तेमाल कर रही है। इस डॉग शो में अलग अलग ब्रीड के डॉग्स ने इन डिब्बों में छिपे विस्फोटक और ड्रग्स को बिना किसी चूक के पहचान लिया। डॉग्स की सूंघने की क्षमता प्राकृतिक आपदा में भी जिंदगी के सुराग तलाशने में बेहद कारगर साबित हुई है। आपदा के वक्त ये डॉग्स मलबे में दबे लोगों की सटीक लोकेशन बता सकते हैं। इससे रेस्क्यू में जुटे जवानों को मिशन जिंदगी को अंजाम देने में मदद मिलती है। बीएसएफ के सिपह सालार अपने हैंडलर के साथ सीमा पर चौकस निगरानी में बेहद कारगर साबित हो रहे हैं। अपने हैंडलर के साथ साथ ये डॉग्स सीमा पर पेट्रोलिंग करने वाले दस्तों की भी हर संभावित खतरे से रक्षा करते हैं। कहीं कहीं विस्फोटक छिपा हो या सीमा पर ड्रग्स की तस्करी की कोशिश हो रही हो, इन डॉग्स की निगाहों से कोई भी साजिश बच नहीं सकती। डॉग्स को ट्रेन करना भी अपने आप में एक चैलेंज से कम नहीं होता है। जितनी काबिलियत इन डॉग्स के अंदर है, उससे कहीं ज्यादा सलाहियत, कहीं ज्यादा काबिलियत इन ट्रेनर्स की, इन हैंडलर्स की है। हम आपको बताते हैं किस तरह से डॉग्स की ट्रेनिंग कराई जाती है और क्या क्या खास उसमें कदम उठाए जाते हैं। किसी सैनिक की तरह ही कठिन और सख्त ट्रेनिंग होती है कुत्तों की। डॉग यूनिट में शामिल किए जाने से पहले इन्हें कम से कम 10 महीने तक पूरी तरह प्रशिक्षित किया जाता है।
इस दौरान डॉग्स को युद्ध कौशल में पारंगत किया जाता है। इन्हें इस हद तक शारीरिक और सामरिक रूप से ट्रेंड कर दिया जाता है कि मुसीबत के समय डॉग्स को कमांड देने की जरूरत ही नहीं पड़ती और बिना किसी दिशा निर्देश के अपने काम को अंजाम देते हैं। डॉग को ट्रेन करने की जिम्मेदारी होती है डॉग हैंडलर की। सेना के हर कुत्ते के पास एक डॉग हैंडलर होता है जो उसकी देखरेख और प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार होता है। स्पेशल ट्रेनिंग के बाद ये डॉग किसी भी मुश्किल हालात में दुश्मनों पर भारी पड़ते हैं। इन्हें आवाज की जगह आंखों के इशारे से समझना और काम करना सिखाया जाता है। सर काफी मुश्किल है इसको ट्रेन करना, यानी कि बचपन से ही ट्रेनिंग दिलाया जाता है और इसको लालच देनी पड़ती है खाने के लिए। जैसे खाएगा वैसे वो ट्रेनिंग करेगा। जैसे बच्चों को हम दिखाते कोई भी चीज आसानी से वो एक्टिव होता है, उसी तरह इसका ही सर। बेहद मुश्किल ट्रेनिंग और कड़ा अनुशासन इन डॉग को एक ऐसा योद्धा बना देता है जिससे आतंकी भी घबराते हैं। एक बार ये दुश्मन को अपने जबड़ों में दबोच लें तो उसे जमीन पर पटक कर ही दम लेते हैं। ये रामपुर हाउंड ब्रीड है। अभी नया नस्ल भारत का ट्रेनिंग में स्टार्ट किया गया है, तो इसको अभी ट्रायल बेस पे चल रहा है। तो अभी इसको ट्रैकर डॉग ट्रेनिंग में डाला है। इसमें चुस्त फुर्तीला और एग्रेसिव है, तो इस वजह से इसको ट्रैकर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। सेना में डॉग्स एक डिटेक्टिव की तरह ही काम करते हैं। इनकी मदद बहुत ही खतरनाक कामों के लिए ली जाती है। विस्फोटक को सूंघना, माइन का पता लगाना, पेट्रोलिंग करना, ड्रग्स जैसी प्रतिबंधित वस्तुओं को सूंघकर पता लगाना, किसी खतरे का आगाज होने पर सूचित करना, किसी संभावित टारगेट पर हमला करना, आतंकवादी घुसपैठ का पता लगाने के लिए तलाशी अभियान का हिस्सा बनना हो या फिर गार्ड ड्यूटी करना, इन डॉग्स को हर तरीके से ट्रेंड किया जाता है। डिटेक्शन डॉग ट्रेनिंग में मतलब एक्सप्लोजिव डिटेक्शन करने के लिए, नार्कोटिक्स मादक पदार्थ की कंट्रोल करने के लिए और तस्करियों को रोकने के लिए सर हमारा को ये 24 वीक का एक्सप्लोजिव डिटेक्शन डॉग ट्रेनिंग होती है सर। और नार्कोटिक्स का होती है मतलब 24 वीक का, और 36 वीक का होता है ट्रैकर डॉग जो चोरी करते हैं मतलब उसको चोरी पकड़ने। लेकिन अगर डॉग के साथ हम घुल मिल जाते हैं तो डॉग अच्छे से काम करता है। जैसे डॉग समझदार होता है, काफी जानवर के मुताबिक काफी समझदार है तो जल्दी सीखता है। जी 24 वीक का ट्रेनिंग होता है इसे एक्सप्लोजिव का। एक्सप्लोजिव विस्फोटक पदार्थ का जो ट्रेनिंग हो 24 वीक का होता है, जो 3 महीने के बाद बच्चे को ले जाते हैं फिर ट्रेनिंग कराते हैं। ये आईपी है, विस्फोटक पदार्थ है, नारकोटिक्स है। जैसे पेट्रोलिंग वगैरह, हम कहीं पेट्रोलिंग वगैरह जाते हैं तो उसमें ये आगे पीछे चलते हैं तो उसका दुश्मन का संकेत देता है कि आगे कोई दुश्मन छुपा हुआ है। तो जैसे हमको पता चल जाता है कि आगे दुश्मन है तो अलर्ट हो जाते हैं। इन ट्रेंड कुत्तों को सोल्जर्स की तरह ही ट्रीट किया जाता है। जिस तरह हमारे सोल्जर्स, हमारे जवान होते हैं, उनके लिए, उनकी बहादुरी के लिए, उनके बलिदान के लिए, उनके पराक्रम के लिए अवार्ड्स होते हैं, वैसे ही इनके भी मेंशन इन डिस्पैचेस होते हैं, गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं इन कुत्तों को, और जिसकी वजह से ये और बड़े बड़े ऑपरेशंस करने में इनको ये हेल्प करते हैं। न सिर्फ इन डॉग्स की ट्रेनिंग सैनिक की तरह होती है बल्कि इन्हें रैंक भी सैनिक की तरह ही मिलती है। किसी अभियान के दौरान बहादुरी दिखाने पर डॉग को प्रमोशन भी मिलता है। इतना ही नहीं, मरणोपरांत इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित भी किया जाता है। जुलाई 2023 में जम्मू कश्मीर में सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 साल के एक्सेल ने अपने प्राण गंवा दिए। एक्सेल को सेना ने दफन करने से पहले उसकी यूनिट में ही गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया। अक्टूबर 2022 को आर्मी असॉल्ट कैनाइन जूम को ड्यूटी के दौरान गोली लग गई। इस दौरान जूम आतंकियों से मोर्चा ले रहा था। मरने से पहले जूम ने कई जवानों की जान बचाई। जूम को बहादुरी के लिए गैलेंट्री अवार्ड दिया गया। सेना की ट्रैकर डॉग यूनिट की 4 साल की मानसी को मरणोपरांत सम्मानित किया गया। मानसी और उसके हैंडलर ने उत्तरी कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ को नाकाम करने के दौरान जान गंवाई। किसी सैनिक की तरह ही उम्र होने पर इन डॉग को रिटायर कर दिया जाता है। आमतौर पर 8 से 10 साल के दौरान डॉग को रिटायर कर दिया जाता है। भुज से मोहम्मद अनस जुबैर के साथ गुड न्यूज टुडे। देश में किसी भी हिस्से में जब भी कोई आपदा आती है तो एनडीआरएफ के जाबाज जवान सबसे बड़ा सहारा बन के सामने आते हैं। कभी नहीं हार मानने वाले जज्बे से वो हर मुसीबत से लोगों को बाहर निकाल लेते हैं। ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि कैसे हर परिस्थिति के लिए जवान तैयार रहते हैं, कैसे उनकी ट्रेनिंग होती है। आप देखिए इस रिपोर्ट में।
वो खतरों से नहीं डरते हैं, वो मुसीबतों से नहीं घबराते हैं। उनकी हिम्मत के आगे हर मुश्किलों का होता है सरेंडर। बुद्धिमान, तेज तर्रार और निडर। आसमान से आई आफत वो करते हैं हिफाजत। सैलाब हो या ज्वाला, मोर्चे पर हिंदुस्तान के रक्षक। जिंदगी बचाने का वादा, एनडीआरएफ का शौर्य। मूसलाधार बारिश जब मुसीबत बनकर जिंदगी को डराती है तो वो आ जाते हैं। जमीन खिसकती है तो मलबों से सांसों को वो सलामत खींच लाते हैं। आपदा और कयामत के बीच वो चट्टान की तरह खड़े हो जाते हैं। बात हो रही है एनडीआरएफ की, उस एनडीआरएफ की जो किसी भी मुसीबत और मुश्किल हालात से नहीं घबराती, उनका डटकर सामना करती है। दरअसल ऐसा हो भी क्यों ना, एनडीआरएफ का आदर्श वाक्य ही इसकी पहचान है। आपदा सेवा सदैव सर्वत, मतलब ये कि तबाही, विपदा और महासंकट की घड़ी में 24 घंटे खड़े रहना, नागरिकों के रेस्क्यू में खुद को खपा देना। और इन शब्दों को जीते हैं एनडीआरएफ के जवान। एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। अक्सर आप सुनते हैं, देखते हैं, कहीं हादसा हो गया है और वहां पर एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑन कर दिया है। ऐसे में ये जानना और समझना जरूरी हो जाता है कि एनडीआरएफ है क्या और इसके जाबाज बड़ी से बड़ी मुसीबत में लोगों की मदद करने से क्यों नहीं घबराते। कैसे ये मौत के मुंह में दबे मासूमों को बड़ी बहादुरी से खींच लाते हैं। लोगों की जान बचाने वाले इन बहादुर जवानों को कैसे तैयार किया जाता है। दरअसल एनडीआरएफ के जवानों को खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। प्राकृतिक और अप्राकृतिक आपदाओं दोनों के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर इमरजेंसी भी शामिल है। स्विमिंग ट्रेनिंग, मेडिकल ट्रेनिंग, रोप रेस्क्यू और रस्सी बांधने की ट्रेनिंग समेत 7 तरीकों के जरिए जवानों को आपदा से निपटने के लिए तैयार किया जाता है। एनडीआरएफ के जवान को सब कुछ करना होता है। उन्हें पहाड़ों पर जाके भी रेस्क्यू करना है, उन्हें पानी में भी रेस्क्यू करना है। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इन जवानों की स्विमिंग की ट्रेनिंग होती है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर अंडर ट्रेनिंग जवान है और स्विमिंग की ट्रेनिंग इनकी करवाई जा रही है। लगभग 35 दिन की ये ट्रेनिंग होती है, 1 महीने से ज्यादा की। तस्वीरों से ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है, हर बारीक स्टेप के जरिए जवानों को मजबूत किया जाता है। हम अच्छे जो हमारे जो स्विमर्स निकल के आते हैं उनको हम डीप डाइवर्स के तौर पे उनको ट्रेंड किया जाता है और वो हमारे जो गहराई है कोई 33 फीट है या 50 से 60 फीट तक की लगभग हम अलग अलग डिपेंडिंग अपॉन कुछ इंस्टीट्यूट हैं भारत में, हम वहाँ पे उनको स्पेशल ट्रेनिंग दिलाते हैं और उस तरह से उनकी जो ट्रेनिंग क्षमता है डीप में जाने की वो उसकी बढ़ाई जाती है। रेस्क्यू के समय एक एक सेकंड महत्वपूर्ण होते हैं। चूक न हो इसके लिए विशेष सतर्कता बरती जाती है। की गहराई पता है तो हम स्टेप इनका इस्तेमाल करेंगे, गहराई नहीं पता है तो हम स्लाइड इनका इस्तेमाल करेंगे। आई कांटेक्ट बना के रखना है तो कॉम्पैक्ट जंप का, और पानी गहरा है ये भी पता है, विजिबल है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सर हम सैलो डाइव या डीप डाइव का इस्तेमाल कर सकते हैं। एनडीआरएफ के जवानों को मेडिकल की भी बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। खास तौर पर पीड़ित को कहाँ चोट लगी है या फिर कहाँ फ्रैक्चर है, टांके लगाने से लेकर सीपीआर देने तक की हर ट्रेनिंग दी जाती है। उनका सबसे पहले एबीसी जो होता है एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन चेक किया जाता है। उसके बाद विक्टिम को पूरा हेड टू टो चेक किया जाता है कि क्या कहीं फ्रैक्चर तो नहीं हो रहा है, ब्लीडिंग तो नहीं है या कोई भी इमीडिएट जो चीज़ है जिसको हमें इमीडिएटली एसेस करने की ज़रूरत है, ताकि इन द फ्यूचर टाइम जब हम इसको यहाँ से कैरी कर रहे हैं हायर सेंटर के लिए फॉर ट्रीटमेंट या फर्दर असेसमेंट के लिए, तो उस दौरान जर्नी पीरियड में कोई भी उसकी इंजरी जो है वो बढ़े ना। किसी भी आपदा, खासकर बाढ़ के वक्त एनडीआरएफ के जवानों का रोप रेस्क्यू सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इसे कैसे बखूबी अंजाम दिया जाए ये जवानों को सिखाया जाता है।
जो हमारे पर्सनल इक्विपमेंट होते हैं, जो हमारे पीपी होते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं, हम सर मेन उनका ध्यान रखते हैं। और दूसरा ये ध्यान रखते हैं कि जहाँ भी हम काम कर रहे हैं, जिस सिचुएशन में हम काम कर रहे हैं, वहाँ पे सबसे पहले अपनी सेफ्टी है। तो उन कंडीशन का सर जो कि हमारे ट्रेनिंग में सिखलाया जाता है अच्छे तरीके से, तो उसका सर हम पालन करते हुए अपने सेफ्टी का ध्यान रखते हैं सर। तो एसआई साहब है राजू रॉय जी, बता रहे हैं किस तरह से ये काम करता है। और जाहिर तौर पर आपने भी ऐसी टेक्निक्स को कई बार हमारी खबरों में देखा होगा कि जहां पर लैंडस्लाइड होता है या फिर फ्लड लाइक सिचुएशन होती है, वहां पर किस तरह से इस टेक्निक के जरिए बचाया जाता है। लेकिन इसमें भी एक जवान के लिए भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। आप देखिए किस तरह से इनकी जो रस्सी होती है ये कितनी मोटी है, इसको लेकर जाना एक पॉइंट पर, उसको फिक्स करना, उस रोप का जो पूरा सिस्टम है उसे लगाना, खासकर उस दलदली जमीन पर, उस जगह पर जहां पर पानी बहुत फ्लो में बह रहा है, ये सब काफी मुश्किल काम है। लेकिन इन सारी मुश्किलों से पार जो पा जाए वही एनडीआरएफ का जवान है। दरअसल सबसे खास जरूरी चीज होती है कि वो रस्सी को कैसे और किस तरह बांधें ताकि रेस्क्यू के वक्त किसी भी तरीके से वो राहत की रस्सी न खुल पाए। जो नटें हैं वो 5 प्रकार के होती है मुख्य तौर पे। पहले है सर बेसिक नट, दूसरा है सर डायरेक्ट नट, तीसरा है सर इनडायरेक्ट नट, चौथा है सर ज्वाइनिंग नट और पांचवा है सर मिसलेनियस नट। इसके अलावा केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर इमरजेंसी से कैसे बचें, इसके बारे में भी ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि इस तरह के रेस्क्यू में जवान और पीड़ित दोनों को बड़ा खतरा होता है। रेस्क्यू के बाद जवान और पीड़ित दोनों को 9 चरणों के प्रोसेस से गुजरना होता है। केमिकल का एक लीकेज हुआ था, जिसका यहाँ रेडिएशन का भी कुछ था। रेडिएशन में एक सिविलियन को निकाला, सिविलियन में निकालने के बाद में यहाँ देखा जाए कि वो रेडिएशन से कितना इफेक्ट हुआ है। तो उस रेडिएशन जितना उसके कंटामिनेट लगे हैं उसको रिमूव किया जाता है इस 9 स्टेप के माध्यम से। 9 स्टेप के माध्यम से ये 9 स्टेप पार करने के बाद में जो इसका कंटामिनेट पार्ट लगे हैं, अल्फा बीटा पार्टिकल, वो जैसे 9 स्टेप से रिमूव हो जाते हैं। ट्रेनिंग के दौरान बारीक से बारीक बातों का ध्यान रखा जाता है। इसमें टेक्नोलॉजी का भी खास तौर पर इस्तेमाल होता है ताकि आपदा के समय गलती की गुंजाइश न के बराबर हो, किसी भी राहत को उसके अंजाम तक पहुंचाने के वक्त कोई कमी न रहे, क्योंकि यहाँ हार मानना मना है। सावन का महीना चल रहा है। ये महीना शिव को परम प्रिय है और देश भर में शिवालयों में भगवान शंकर की आराधना हो रही है। बिहार के रोहतास में कल्याणी नाम का एक गांव है। वहां के शिव मंदिर में पूजा के दौरान शिवलिंग के पास सांप पहुंच गया। नाग को देख मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। कोई नाग देवता की पूजा करने लगा तो कोई उनको दूध चढ़ाता नजर आया। लोगों ने बताया कि सांप काफी देर तक शिवलिंग के ऊपर चढ़कर बैठा भी रहा। अब इसे वहां के लोग किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे। मंदिर शिवजी के जयकारों से गूंज रहा है। और देश आजादी का 78वां साल मनाने जा रहा है। 78वें साल की खुशी में पूरा देश तिरंगे के रंग में रंग गया है। नदी, झरनों से लेकर लाल किले तक देश तिरंगे की रोशनी में नजर आ रहा है। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर दिल्ली से लेकर असम और महाराष्ट्र तक खास तैयारियां चल रही हैं। लाल किले और दूसरे ऐतिहासिक इमारतों और धरोहरों को तिरंगे के रंग में रंग दिया गया है। केसरिया, सफेद और हरे की रोशनी से ये इमारतें जगमग नजर आ रही हैं। लखनऊ विधानसभा और दूसरी इमारतों में तिरंगे की रोशनी ने यहां की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं। तहजीब के शहर लखनऊ के रेलवे स्टेशन पर भी ऐसे ही अदब दिखाई दिया। सभी इमारतें एक से बढ़कर एक लाइटिंग से अपनी चमक बिखेरती दिखाई दे रही हैं। और जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सूर्य मंदिर को भी तिरंगे की रोशनी से नहला दिया गया। ऐसी ही देश भर से आजादी के पर्व की खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखाते हैं। रोशनी उठाया। ये सूर्य मंदिर 8वीं शताब्दी में बना था। अब ये तस्वीरें बांदीपोरा की हैं, जहां मिनी सचिवालय कुछ इस तरह दिखाई दिया। स्वतंत्रता दिवस से पहले यहाँ केसरिया, सफेद और हरे रंग की रोशनी की गई, यानी ठीक वैसे ही रंग जैसे हमारे तिरंगे में होते हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पे राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के मद्देनजर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। लाल किले पे कल होने वाले कार्यक्रम के लिए सिक्योरिटी बेहद सख्त कर दी गई। आसपास की इमारतों की छतों और मकानों को भी पर्दे से ढक दिया गया है। 600 से ज्यादा AI कैमरास लगाए गए हैं। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया। 15 अगस्त से पहले दिल्ली हाई अलर्ट पर है और रेड फोर्ट यानी कि लाल किला के आसपास सिक्योरिटी को अब बेहद चाक चौबंद कर दिया गया है।
लाल किला ही है जहां से प्रधानमंत्री 15 अगस्त को झंडा फहराएंगे और यहीं पर सारे कार्यक्रम होंगे। इसके चलते भी इस पूरे इलाके को आप देखिए अब किस तरह से पुलिस ने अपनी निगरानी में रखा है और क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं सिक्योरिटी के लिहाज से। 600 से ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट इस पूरे एरिया में चूज किए गए हैं जिन पर 2400 घंटे अब पुलिस की नज़र रहने वाली है। आपको बता दें कि 700 से ज़्यादा AI इनेबल्ड कैमराज लगाए गए हैं जो कि फेशियल रिकॉग्निशन से भी इक्विप्ड होंगे। मतलब अगर कोई भी सस्पेक्ट इस पूरे एरिया के आसपास निकलता है और इन AI कैमराज में उसकी तस्वीर कैद होती है तो पुलिस तुरंत उसे आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार कर सकती है। 2000 से ज़्यादा CCTV कैमराज लगाए गए हैं जो कि लाल किला के चारों तरफ लगभग 5 किलोमीटर के एरिया को कवर करते हैं। 10,000 से ज़्यादा सिक्योरिटी पर्सनल्स को यहाँ पर तैनात किया गया है और धीरे धीरे इनकी संख्या 15 अगस्त तक और ज़्यादा बढ़ सकती है। 6500 से ज़्यादा जो सैंड बैग्स हैं जिनसे आप एक तरह का बंकर बनाते हैं टेम्परेरी, उनको भी यहाँ पर रखा गया है। इसके अलावा भी पुलिस ने बहुत सारे इंतजाम इस लाल किला के चारों तरफ किए हैं। कहा यह जा रहा है कि 700 से ज़्यादा ऐसे पॉइंट्स को चूज किया गया है जो कि क्रिटिकल पॉइंट माने जाते हैं और वहां पर पुलिस ने भी अपनी तैनाती की है। ये 700 पॉइंट वो हैं जो कि आप देखिए लाल किला के ठीक सामने जो चांदनी चौक का इलाका है वहां पर कुछ छत हैं, कुछ हाई राइज बिल्डिंग है, कुछ मकान हैं, उन मकानों की खिड़कियां हैं, उनको भी ऐसे 700 पॉइंट चिन्हित किए हैं पुलिस ने। और ये 700 पॉइंट पूरे समय स्नाइपर की रेंज में होंगे। मतलब ऐसे किसी मकान की खिड़की या फिर छत से अगर कोई किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने की कोशिश करता है तो स्नाइपर्स तुरंत उसे वहीं के वहीं मार गिराएंगे। कुल मिलाकर तैयारी पूरी कर दी गई है, सिक्योरिटी चेक्स को पूरा कर लिया गया है और कोशिश यही की जा रही है हर बार की तरह कि पूरा देश आराम से स्वतंत्रता दिवस मनाए और कोई भी हमारे इस जश्न में छोटा सा भी खलल ना डालने पाए। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, लाल किला, दिल्ली। देखिए, खाने के स्वाद को बढ़ाना हो या फिर शरीर की कई बीमारियों को ठीक करना हो, लहसुन हर चीज के लिए बेस्ट माना जाता है। हालांकि सालों से इसे लेकर एक बहस चली आ रही है कि लहसुन सब्जी है या फिर मसाला है। आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस बहस को खत्म कर दिया और इसका जवाब भी दे दिया है। देखिए, वो जो खाने का स्वाद बढ़ा देता है, वो जो खाने को स्वादिष्ट बना देता है, वो जो दुनिया के हर शेफ की पसंद है, वो जिसे हर गृहिणी अपनी रसोई में चाहती है, उसका नाम है लहसुन। लेकिन उसकी पहचान थी गुम। जी हाँ, लहसुन पिछले 9 सालों से अपनी पहचान खोज रहा था, अपनी पहचान के लिए लड़ रहा था। उसे लेकर बहस चल रही थी, वो ये कि लहसुन सब्जी है या मसाला। लेकिन अब लहसुन को उसकी पहचान मिल गई है। MP हाई कोर्ट में लहसुन पर चली आ रही बहस को विराम देते हुए इस बात का जवाब दे दिया है और कहा है कि लहसुन एक सब्जी है। लहसुन पर चल रही बहस आज की नहीं है बल्कि साल 2015 की है। दरअसल साल 2015 में कुछ किसान संगठनों के अनुरोध को देखते हुए लहसुन को सब्जी की कैटेगरी में डाल दिया गया था, लेकिन बाद में कृषि विभाग ने इस आदेश को रद्द करते हुए लहसुन को फिर से मसाले का दर्जा दे दिया था। कृषि विभाग ने इसके पीछे दलील दी थी कि कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम 1972 में लहसुन को मसाला बताया गया है। लेकिन किसान संगठनों को ये बात रास नहीं आई और उन्होंने साल 2017 में फिर से इस मामले को रिव्यू पिटीशन कोर्ट में दायर कर दी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने इस फैसले में 2015 वाले फैसले को ही बरकरार रखा। अब 9 साल बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने इस पर अपना फैसला सुनाया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने इस फैसले में 2015 वाले फैसले को ही बरकरार रखा और लहसुन को सब्जी करार दिया। यानी अब लहसुन फिर से सब्जी की लिस्ट में आ गया है। इस फैसले से किसान बेहद खुश हैं
क्योंकि शासन के पुराने आदेश में किसान बहुत परेशान हो रहे थे, उनको कमीशन पे करना पड़ता था। और आज कमीशन एजेंट्स के थ्रू जो माल बिकता है उसमें कमीशन एजेंट कोई भी रुपया, एक भी पैसा किसानों से नहीं लेते हैं। उसी समय जब किसानों का माल ऑक्शन किया जाता है मंडी में, तो जितने रुपए में उनका माल, उनका प्रोडक्ट ऑक्शन होता है, उनका उत्पाद ऑक्शन होता है, उतना रुपया किसानों के हाथ में उसी वक्त मिल जाता है। इन्हें पारिश्रमिक भी मिलता है और समय से भी मिलता है। NIH की रिपोर्ट की माने तो लहसुन को लेकर कहा जाता है कि ये भारत, मध्य एशिया यानी आज के ईरानी, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के आसपास के इलाकों से आया। वहीं कुछ इतिहासकार कहते हैं कि लहसुन सबसे पहले पश्चिमी चीन के पास स्थित तियान शान पर्वत पर पाया गया और फिर यहीं से वो भारत और पूर्वी दुनिया में पहुंचा। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी के साथ पहुंच गए हैं लंच टाइम के आखिरी पड़ाव में, जहां पर कुछ महान और कामयाब लोगों की बातें आप तक पहुंचाते हैं। वक्त है आज के विचार का। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, विश्व एक व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। उम्मीद है खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिली होंगी। और चलिए इस वादे के साथ छोड़ जाते हैं, कल मुलाकात होगी आप सभी के साथ लंच टाइम में एक बार फिर से। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए।